जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 को पढ़ने वाले हैं, जो कि इसमें प्रथम शहर दिया गया है। यह सीटेट एग्जाम दिसंबर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एनसीईआरटी का पीवाईक्यू है दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर इसमें पहला दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी मध्ययुगीन काल के वाणिज्यिक शहर का लक्षण है। तो वाणिज्यिक शहर का लक्षण इसमें से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, वहाँ सामान्यतः मंडीपिका होता था। तो वहाँ सामान्यतः क्या होता था? तो मंडीपिका होता था। ऑप्शन नंबर का सी वाला सही दोस्तों। फिर इसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया दोस्तों कि मध्ययुगीन काल में वाणिज्यिक शहर का मुख्य लक्षण वहाँ सामान्यतः मंडीपिका का होना माना जाता था। मंडीपिका का अर्थ होता है सीमा शुल्क या चौकी या कार्यकाल या कार्यालय। वाणिज्यिक शहर उसे कहा जाता है जहां विभिन्न उत्पादक केंद्र से आने वाला माल खरीदा और बेचा जाता है। उसे क्या कहते हैं? उसे वाणिज्यिक कार्य कहते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या बनाते थे? तो पत्थर की मुहर बनाते थे, पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र बनाते थे, ये जो कि गलत है दोस्तों। लोहे से बनी तकलिया बनाते थे, तो ये भी गलत है। सोने से बने बर्तन बनाते थे, ये सही दोस्तों। इसका पहला और डी वाला सही है। ऑप्शन में इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ए और डी इसका राइट आंसर है दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन दी इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया दोस्तों कि हड़प्पा के नगरों से पुरातत्वविदों को जो चीजें मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने, बर्तन बनाए जाते थे। सोने व चांदी से गहने व बर्तन बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहर बनाते थे। इनका आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि पूरा स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। आपको इसमें बताना है कि पूरा स्थलों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसमें पहला कथन दिया गया है कि वह स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिले हैं, जो कि ये पहला वाला इसका सही है। बी वाले में कहा जा रहा है केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते थे, तो ये गलत है दोस्तों। तीसरे में कहा जा रहा है ये केवल जमीन के अंदर ही पाए जाते थे, तो ये भी गलत है। ये समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते हैं, तो ये भी क्या है, इसमें गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला ही राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां प्राचीन औजार, बर्तन, इमारतें जैसी धातुओं के अवशेष मिले हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ के गए। ये जमीन के अंदर, ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों या शहरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन इसमें सत्य है। तो पहला दिया गया है कि लोथल में अग्निकुंड मिले हैं जहां यज्ञ किए जाते होंगे, तो पहला इसका सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, तो ये भी सही है। पहला दूसरा दोनों कथन सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कालीबंगा और लोथल जैसे नगरों में अग्निकुंड मिले जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे, कथन ये सत्य है। जबकि कृषि के संदर्भ में कालीबंगा नामक स्थान में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं जो आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंधित थे। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्ध के उपदेश के संबंध में सही है। तो आपको बताना है इसमें से बुद्ध के उपदेश के संबंध में इसमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन दिया गया है कि हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों के परिणाम है, तो ये सही दोस्तों, पहला वाला इसका कथन सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं और इच्छाओं की वजह से है, तो ये भी सही है। इसमें बी वाला भी सही है। सी में कहा जा रहा है कि एक खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों को
उनके उपदेशों को मानना और पालन करना आवश्यक था। ये गलत है दोस्तों, सी वाला गलत है, जबकि ए और बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर है दोस्तों, ए और बी इसका सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया दोस्तों, बुद्ध के उपदेश दिए गए इसमें कि हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं और इच्छाओं के कारण है। हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों का परिणाम है। साम्यक दृष्टि, साम्यक संकल्प, साम्यक वचन, साम्यक कर्म, साम्यक आजीविका, साम्यक व्यायाम, साम्यक स्मृति और साम्यक समाधि। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है कि भीमबेटका के पूरा स्थल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भीमबेटका के पूरा स्थल भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित एक पूरा पाषाणिक आवासीय पूरा स्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी खोज 1957-58 में डॉक्टर विष्णुधर श्रीधर वांकाकर के द्वारा की गई थी। 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया है। यहाँ पर अन्य पुरा अवशेष भी मिले हैं, जिनमें से प्राचीन किले की दीवार, लघु स्तूप, पाषाण निर्मित भवन, शुंग कालीन अभिलेख, शंख अभिलेख और परमार कालीन मंदिर के अवशेष भी सम्मिलित हैं दोस्तों इसमें। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न शुरुआती नगरों में से किस स्थान से कपड़े के टुकड़े के अवशेष चांदी के एक फूलदान के ढक्कन से चिपके हुए मिले हैं? ये पाया गया है दोस्तों मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मोहनजोदड़ो नगर से कपड़े के टुकड़े के अवशेष चांदी के एक फूलदान में ढक्कन से चिपके हुए मिले हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है, जिसके उत्खनन राखलदास बनर्जी द्वारा 1922 ईस्वी में किया गया था। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो से ही कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है तथा मोहनजोदड़ो से ही पुजारी की घड़ वाली मूर्ति प्राप्त होने के साथ एक अन्नागार प्राप्त हुआ है, जो संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्रारंभिक नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित में मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट दिया गया है और सूची सेकंड दिया गया है। आपको इसमें मिलान करके बताना है कौन सा इसमें सही है। तो इसमें दिया गया है दोस्तों नगर दुर्ग। नगर दुर्ग ये मोहनजोदड़ो में था, चौथा सही है। अग्निकुंड, अग्निकुंड ये कालीबंगा से प्राप्त हुआ था, तीसरा सही है। भंडार गृह, भंडार गृह ये हड़प्पा से प्राप्त था, दूसरा सही है। बंदरगाह ये लोथल से प्राप्त था, पहला सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ए का इसमें चौथा है, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का इसमें पहला है दोस्तों। तो डी का इसमें पहला है, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया दोस्तों कि नगर दुर्ग, मोहनजोदड़ो, अग्निकुंड कालीबंगा, भंडार गृह हड़प्पा, बंदरगाह लोथल। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? तो चिरांद, चिरांद ये जो कि हड़प्पा स्थल नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। चिरांद ये नवपाषाण कालीन स्थल है जो बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से हिरण सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुई है, जबकि राखीगढ़ी, सोतकोह और गंगेवेरी वाला जो कि ये हड़प्पा कालीन स्थल है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है कि नीचे कुछ स्थानों एवं वर्तमान राज्य के नाम दिए गए हैं जहां से अनाज और पालतू पशुओं के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये आपको इसमें सही कॉलम को चयन करना है। तो चिरांद, चिरांद से बिहार ये संबंध है। कोल्डिहवा का संबंध ये उत्तर प्रदेश से है। बुरजहोम का संबंध जम्मू कश्मीर से है और हुल्लूर का संबंध आंध्र प्रदेश से है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसमें दिया गया है कि चिरांद बिहार राज्य से संबंधित है, कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश से, बुरजहोम कश्मीर से, हालूर ये आंध्र प्रदेश से।
फिर क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों कि मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक पूरा स्थल है। ये पूरा पाषाणिक ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही दोस्तों। पूरा पाषाणिक स्थल जो कि ये भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका गुफा से शैल चित्रों के अवशेष मिलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा पूरा पाषाण स्थल है। तो ये भीमबेटका है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। भीमबेटका एक समृद्ध पाषाण कालीन स्थल है। भीमबेटका रायसेन जिले भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका गुफा में शैल चित्रों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों कि ऐतिहासिक स्थल वह है जहां से क्या है तो अतीत के स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। अच्छा, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि वह स्थल जहां अतीत की स्मृति या अवशेष मिले हैं उसे ऐतिहासिक स्थल कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें कहा जा रहा है कि लगभग 3900 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कई कारणों से समाप्ति की कगार पर आने लगे। निम्नलिखित में से कौन सा उन कारणों में एक कारण नहीं है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा कारण एक कारण नहीं है। तो जबकि इसमें दिया गया है दोस्तों, पहला दिया गया है इसमें कि जंगलों के विनाश और बाढ़ के कारण नगर नष्ट हुए, ये जो कि सही दोस्तों। मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों द्वारा चरागाह और घास वाले मैदान को चरने से मृदा आवरण नष्ट हो गया, तो ये भी सही दोस्तों। नदियां सूख गई जिसके कारण नगर समाप्त हो गए, तो ये भी इसमें सही है। नगरों के बीच आपसी प्रतिद्वंदता और लड़ाई, ये गलत है दोस्तों। यही ऑप्शन नंबर इसका डी वाला, यही इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया दोस्तों कि लगभग 3900 वर्ष पहले आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कई कारणों से समाप्त की कगार पर आने लगे। अचानक नगरों को छोड़ दिया, लेखन, मोहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। इसके अतिरिक्त पत्तन के कई लक्षण दिखाई पड़ने लगे जिसके निम्न कारण थे। इसमें दिया गया है कि जंगलों का विनाश और बाढ़ के कारण नगर नष्ट हुए, जो कि सही है। मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों द्वारा चरागाह और घास वाले मैदान को चरने से मृदा का आवरण नष्ट हो गया। नदियां सूख गईं जिसके कारण नगर समाप्त हुए। क्षेत्र पर शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गए जिससे नगरों का पतन हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। पहला है, ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, जो कि सही है। जंगलों का विनाश हो गया, ये भी सही दोस्तों। सी वाला है कि सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई, जो कि ये क्या है, गलत है दोस्तों। डी में कहा जा रहा है कि संभवतः नदियां सूख गई, ये भी सही दोस्तों। पहला, दूसरा और डी वाला इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही दोस्तों। ए बी डी इसका राइट आंसर है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता का उदय 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व के दौरान माना जाता है। यह लगभग 3900 साल पहले इस सभ्यता का पतन माना जाता है। विद्वानों के मत के अनुसार इनके निम्नलिखित कारण है। पहला है कि नदियां सूख गई, दूसरा है जंगलों का विनाश हो गया, तीसरा है मवेशियों के बड़े बड़े झुंड से चरागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए, चौथा है कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई थी, और पांचवा है दोस्तों इसमें कि बाढ़ और नदियों के सूखने का आसार कुछ ही इलाकों में होगा क्योंकि सभी हड़प्पा कालीन नगर नदियों के किनारे नहीं बसे थे। छठवां है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों। 16 में कहा जा रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं। ये गुजरात में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों, गुजरात इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया दोस्तों कि भारत के गुजरात राज्य में हड़प्पा के नगर सबसे बड़ी संख्या में मिले हैं। गुजरात में लोथल के बाद अभी कुछ समय पूर्व खोजे गए धौलावीरा को भी नगर की संज्ञा दी गई है। लोथल जो कि ये सूरकोटदा तथा धौलावीरा प्रमुख पत्तन शहर की श्रेणी में आते हैं। सबसे अधिक हड़प्पा स्थल गुजरात में पाए गए हैं।
फिर क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से हड़प्पा मुहर के बारे में कौन सा कथन सही है। तो हड़प्पा मुहर के बारे में बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन दिया गया है कि हड़प्पा संस्कृति के लोग पत्थरों से मोहर बनाते थे, जो कि क्या है, सही है दोस्तों। दूसरे में कहा जा रहा है कि मोहर सामान्यतः गोलाकार होती थी, ये गलत है। तीसरे में कहा जा रहा है कि मोहर में एक जानवर की आकृति गढ़ी होती थी, ये सही दोस्तों। ए और सी इसका सही है, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि पुरातत्वविदों ने सिंधु घाटी के विभिन्न स्थलों पर हजारों मोहरों की खोज की। इन मोहरों पर जानवरों की सुंदर आकृतियां जैसे गैंडा बैल, बाघ, हाथी, जंगली बैल आदि थी। यह मोहरें पत्थर की बनी होती थी। मोहरों का मुख्य उद्देश्य वाणिज्यिक था। व्यापार सभ्यता की सबसे विशिष्ट मोहर चौकाकार आयता चौकाकार आकार की होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध मोहर पशुपति की है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों। इसमें भारत में 4 पुरातात्विक स्थलों के नाम नीचे दिए गए हैं। आपको इसमें निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर से दक्षिण दिशा में इन पुरास्थलों की स्थिति का सही क्रम को प्रस्तुत करना है। तो इसमें उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताना है कौन सा इसमें उत्तर से दक्षिण के क्रम में होगा। तो सबसे पहले बुर्जहोम आएगा, फिर उसके बाद भीमबेटका आएगा, फिर उसके बाद हुसंगी आएगा और फिर लास्ट में पयमपल्ली आता है। तो इसका डी बी सी ए इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। बुर्जहोम ये जो कि जम्मू कश्मीर में है, भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, हुसंगी ये कर्नाटक में है और पयमपल्ली ये तमिलनाडु में है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इतिहास में पुरा स्थल की सही व्याख्या प्रस्तुत करता है। तो कौन सा शब्द है यह दोस्तों, वह स्थान जहां औजार, बर्तन और इमारत जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हों। ऑप्शन बस का बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि वह स्थान जहां औजार, बर्तन और इमारत जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हों। यह तथ्य इतिहास में पुरा स्थल का सही व्याख्या प्रस्तुत करता है। प्राचीन भारतीय इतिहास की विशद सामग्री को समझने योग्य बनाने के लिए इतिहासकारों ने इसे 3 भागों में बांटा है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया दोस्तों कि प्रागैतिहासिक काल का इतिहास पूर्ण पुरातात्विक साक्ष्यों से ही ज्ञात होता है, क्योंकि इस काल का कोई लिखी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, लिखित साक्ष्य इसका उपलब्ध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों कि इंडस शब्द को संस्कृत में क्या कहा जाता था। इसे सिंधु कहा जाता था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि इंडस शब्द को संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। इंडस शब्द संस्कृत के सिंधु शब्द से लिया गया है, जो कि सिंधु यानी कि इंडस नदी का स्थानीय नाम है। सिंधु नदी भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग से होकर बहती है। सिंधु का अर्थ समुद्र भी होता है। सिंधु नदी ऐतिहासिक रूप से एशिया में प्रसिद्ध नदी है। यह तिब्बत के पठार से उत्पन्न होती है और फिर लद्दाख से होकर बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है और अंत में 3180 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अरब सागर में मिल जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा पाषाण युगीन स्थल है। तो पाषाण युगीन स्थल ये ब्रह्मगिरी है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ब्रह्मगिरी एक महापाषाणिक युगीन स्थल है। महापाषाण काल के लोग पशुपालन, कृषि कार्य जैसी क्रियाएं करते थे। महापाषाण काल में कुठार संस्कृति के समय शिशुओं और वयस्कों के शव को गाड़ने की अनेक विधियां प्रचलित थी। ब्रह्मगिरी कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्ग जनपद में स्थित है। इस क्षेत्र में सिद्धपुर नामक ग्राम है, जहां अशोक का एक शिलालेख मिला है। ब्रह्मगिरी में सर्वप्रथम दक्षिण भारत में पाषाण युग के आरंभ से आद्य ऐतिहासिक काल के आरंभ तक मानव संस्कृति के अनेक चरणों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से पुरा पाषाण स्थल में
चूना पत्थर से बने औजार मिले हैं। तो चूना पत्थर से बने औजार ये हुंसी है दोस्तों, हुंसी। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया दोस्तों, होसंगी जो कि ये कर्नाटक में स्थित एक पूरा पाषाण कालीन स्थल है। यह संभवतः आवास और उद्योग स्थल है। इनमें से कुछ पूरा स्थल झरनों के निकट हैं। यहाँ अधिकांश औजार चूना पत्थर के बनाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों कि हड़प्पा निवासी संबंध रखते थे, तो ये कांस्य युग से। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हड़प्पा निवासी कांस्य युग से संबंध रखते थे। हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, जो ताम्र युगीन और लौह युगीन संस्कृति के बीच की संक्रमण की स्थिति थी। नवपाषाण काल के अंत में धातु का इस्तेमाल शुरू हुआ। तांबा पहली धातु थी जिसका इस्तेमाल मानव ने किया। पत्थर और तांबा दोनों के इस्तेमाल पर आधारित संस्कृति को ताम्रपाषाण संस्कृति कहते हैं। कांसा, तांबा और रांगा की मिश्रित धातु है दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें आरंभिक मानव के पाषाण काल पुरा स्थलों से प्राप्त प्रमाणों के साथ मिलान कराना है। इसमें से कौन सा सही है? तो इसमें दिया गया है दोस्तों करनूल। करनूल ये कहाँ पे है? करनूल ये भस्म अवशेष मिले हैं करनूल से, दूसरा इसका सही है। भीमबेटका से गुफा एवं कंदराएं मिली हैं, तीसरा सही है। हुरुंगी, हुरुंगी से क्या मिला है दोस्तों? आवास और उद्योग स्थल मिला है, चौथा सही है। पटना से शुतुरमुर्ग के अंडे मिले हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। ए का दूसरा था, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का इसमें पहला सही है दोस्तों। फिर इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि करनूल ये जो कि भस्म के अवशेष, भीमबेटका गुफाएं और कंदराएं, हुरुंगी ये आवास और उद्योग स्थल, पटना ये शुतुरमुर्ग के अंडे। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों कि इसमें भी सही सुमेलित कराना है। दिया गया है, स्थल दिया गया है और स्टेट दिया गया है। तो भीमबेटका ये कहाँ पे है? भीमबेटका ये मध्य प्रदेश में है। राजगीर, राजगीर ये बिहार में है। इनाम गांव, इनाम गांव ये महाराष्ट्र में है दोस्तों। और ब्रह्मगिरी ये कहाँ पे है? ये कर्नाटक में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए का चौथा है, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का इसमें दूसरा सही दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर इसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भीमबेटका जो कि ये मध्य प्रदेश में है, राजगृह ये बिहार में है, इनाम गांव महाराष्ट्र में है, ब्रह्मगिरी कर्नाटक में है। फिर क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित हड़प्पाकालीन नगरों में से गुजरात में कौन सा स्थित है? ये धौलावीरा और लोथल है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, धौलावीरा और लोथल। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि धौलावीरा और लोथल गुजरात राज्य में स्थित है। धौलावीरा गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। लोथल भी गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में स्थित है। इसकी खोज 1954 में हुई थी। लोथल सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है। मेहरगढ़ वर्तमान बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। कोल्डिहवा प्रयागराज के दक्षिण पश्चिम में मेजा तहसील के पास स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों, इसमें दिए गए मिले हुए साक्ष्यों का पूरा स्थल के साथ मिलान कराना है। अनाज और हड्डियां दी गई है और पूरा स्थल दिया गया है। तो आपको इसमें सही मिलान कराना है, कौन सा इसमें सही है। तो इसमें दिया गया है कि ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सुअर ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुआ है दोस्तों हुल्लूर आंध्र प्रदेश से। हुल्लूर आंध्र प्रदेश से, इसका तीसरा सही होगा। गेहूं और दलहन, गेहूं और दलहन ये कश्मीर से, गुफकराल कश्मीर से प्राप्त हुआ है, तो इसका पहला सही है। मिट्टी पर खुरों के चिन्ह, मिट्टी पर खुरों के चिन्ह, महगड़ा ये उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। महगड़ा ये उत्तर प्रदेश से, दूसरा सही है। चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े ये कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया दोस्तों, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया दोस्तों कि ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी, सुअर ये हुल्लूर आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुआ है। गेहूं और दलहन ये गुफकराल कश्मीर से। मिट्टी पर खुरों के चिन्ह ये महगड़ा उत्तर प्रदेश से। चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश से।
नोट में दिया गया है कि हुल्लूर कर्नाटक राज्य में अवस्थित है, लेकिन कक्षा 6 में आंध्र प्रदेश में स्थिति बताया गया है। इसकी खोज 1962 में नागराज राव ने की थी। फिर उसके बाद आता है इसमें कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में है, यहाँ से चावल और जानवरों की हड्डियां प्राप्त हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पर वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटा कर दफनाया जाता था और उनका सिर उत्तर की ओर होता था। ये कहाँ पे किया जाता था? ये किया जाता था दोस्तों इनाम गांव में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है, इनाम गांव इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया दोस्तों, इनाम गांव सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पर वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटा कर दफनाया जाता था, उनका सिर उत्तर की ओर होता था। इनाम गांव महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। यह घोड़ नदी के तट पर है। लोथल गुजरात राज्य में स्थित बंदरगाह है। गुफकराल जम्मू कश्मीर तथा मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों कि पहले पुरा स्थलों में से एक पुरा स्थल बुर्जहोम में खाना पकाने के लिए चूल्हे का चिन्ह मिला है। ये मिला है दोस्तों झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों। ऑप्शन नंबर का सी वाला सही दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया दोस्तों कि बुर्जहोम में खाना पकाने के चूल्हे के चिन्ह झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों स्थानों से प्राप्त हुआ है। बुर्जहोम एक पुरा स्थल है जो कि ये कश्मीर के घाटी में श्रीनगर से उत्तर पूर्व की ओर स्थित है। इससे स्थानीय भाषा में प्लेस ऑफ विर्च कहा जाता है। ये भूरे रंग के मृदभांड का प्रयोग करते थे। 1936 में बुर्जहोम की खुदाई प्रारंभ हुई। यह भारत का सबसे उत्तरी उत्खनित नवपाषाणिक स्थल है। फिर चैप्टर नंबर 5 है दोस्तों प्रारंभिक राज्य। प्रारंभिक राज्य ये चैप्टर नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर पहला है दोस्तों इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? तो मगध के नाम से गंगा का दक्षिणी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व गंगा के दक्षिणी तट पर मगध साम्राज्य का उदय हुआ। वर्तमान बिहार राज्य के गया, पटना तथा शाहाबाद जिले मगध साम्राज्य की विस्तृत इसकी राजधानी राजगिरी थी। मगध साम्राज्य की स्थापना हर्यक वंश के शासक बिंबिसार द्वारा की गई थी। यह साम्राज्य तत्कालिक 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि ज्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी क्यों की गई थी? क्योंकि शासकों के आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि महाजनपदों की उत्पत्ति महत्वाकांक्षा के कारण हुई। तत्कालीन परिस्थितियों में प्रत्येक महाजनपद अपनी सेना तथा साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। इसीलिए प्रत्येक महाजनपद अपने राज्य की रक्षा के लिए अपने महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी करते थे। बुद्ध काल में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक कौन थे? तो मगध महाजनपद के ये पहले शासक थे दोस्तों बिंबिसार। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही, बिंबिसार इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बिंबिसार 544 ईसा पूर्व में मगध के प्रथम शासक बने। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिंबिसार मगध के हर्यक वंश का संस्थापक था। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। बिंबिसार अंग राज को मगध में मिलाया। बिंबिसार की मृत्यु के कारण उसका पुत्र अजातशत्रु था। अजातशत्रु 493 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कथन ए दिया गया है और कारण आर दिया गया है और इसमें आपको पढ़ करके सही विकल्प का चयन करना है। कौन सा विकल्प इसमें सही है? तो पहला दिया गया है दोस्तों अभी कथन ए दिया गया है कि लगभग 2500 वर्ष पहले कुछ जनपद दूसरों की तुलना में अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गए और इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा, जो कि सही है दोस्तों। दूसरे कारण आर में कहा जा रहा है कि सही तरीके से किलेबंदी की गई, सेनाएं खड़ी की गई और सेनाओं को रखरखाव के लिए एक सही कर प्रणाली व्यवस्था लागू की गई। तो ये भी सही दोस्तों। अभिकथन और कारण दोनों सही है और इसका सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट आंसर होगा दोस्तों।
फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि प्राचीन भारत में जनपद धीरे धीरे शक्तिशाली होकर महाजनपद का स्वरूप ग्रहण कर लिया। इन्होंने सही तरीके से किले बड़ी की बड़ी सेनाओं का गठन किया और आसपास के क्षेत्र को विजित किया। सेनाओं के रखरखाव के लिए एक सही कर प्रणाली लागू की गई तथा नवीन प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की गई। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपदों की नियमित रूप से कर वसूलने के संदर्भ में सही नहीं है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो ये दिया गया दोस्तों, ज्यादातर फसलों पर कर का उपज आधा हिस्सा निर्धारित होता था, जो कि ये क्या है दोस्तों, यही इसमें गलत है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला यही इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया दोस्तों कि महाजनपदों के पास विशाल किले थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लगाए गए उपहार पर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। फसल पर कर 1/6 था। कारीगरों के ऊपर कर लगाए गए। फिर उसके बाद पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पादन के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को समान कर देना पड़ता था। आखोटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। क्वेश्चन नंबर 6 है कि महाजनपदों के राजाओं यानी कि शासकों ने नियमित रूप से कर वसूले, निम्नलिखित में से कौन से कर के स्रोत थे। तो इसमें से बताना है कौन से कर के स्रोत थे। तो फसलों पर कर, ये जो कि सही है। शिल्पकारों पर कर, ये भी सही है। व्यापारियों पर कर, ये भी सही है। तीर्थ यात्रियों पर कर, ये जो कि गलत है दोस्तों। तो इसमें ए बी सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। फिर इसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया दोस्तों कि महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहार पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे, जो निम्न है। फसल पर कर लगाए गए थे, शिल्पकारों पर लगाए गए थे, व्यापारियों पर लगाए गए थे, पशुपालकों के जानवरों या उनके उत्पादों के रूप में कर देना पड़ता था, और वेटकों तथा संग्राहक को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। इस प्रकार महाजनपद काल में तीर्थियों पर कर का कोई प्रावधान नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नवत वक्तव्यों ए और बी पर विचार कर रही सही उत्तर का चयन करना है। इसमें वक्तव्य ए दिया गया है और वक्तव्य बी दिया गया है। आपको इसमें बताना है कौन सा सही है। इसमें पहला दिया गया है कि महाजनपदों के शासक केवल किसान से नियमित रूप से कर वसूलते थे, जो कि ये क्या है, गलत है। औजार बनाने और कृषि में उन्नत ने अनाज की पैदावार को बढ़ाया, ये भी सही दोस्तों। बी वाला सही है, ए वाला इसका गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ए गलत है, बी सही है। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि महाजनपद जो कि प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाइयों को कहते थे। उत्तर वैदिक काल में कुछ महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। महाजनपदों के शासक किसान, व्यापारियों, शिल्पियों से नियमित कर वसूलते थे। बढ़ते व्यापार वाणिज्य ने कृषि में अधिशेष उत्पादन को बढ़ावा दिया, जिससे नगरीय अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ। चंपा, श्रावस्ती, काशी, कौशाम्बी आदि बड़े नगरों का जन्म हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है कि ए और बी सी कथनों को पढ़ें और इसमें सही उत्तर का चयन करना है। इसमें दिया गया है कि लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद क्यों बन गया था। तो मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद क्यों बन गया था, इसके लिए आपको इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो पहला दिया गया है कई नदियों जैसे गंगा और सोन मगध से होकर बहती थी, जो कि सही है। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था, ये भी सही है। इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें थी, तो ये भी इसमें सही है। इसमें तीनों सही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। ए बी सी इसका राइट आंसर होगा। इसमें दिया गया है कि लगभग 200 सालों में मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था, क्योंकि गंगा और सोन जैसी बड़ी नदियां मगध जनपद से प्रवाहित होती थी, जिससे मिट्टी उपजाऊ और सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इसके अतिरिक्त इस जनपद में लौह अयस्क खरीदने खदानें भी थीं, जो यंत्र और उत्तम कोटि के हथियारों का निर्माण के लिए कच्चे माल का उपलब्ध कराती थी। फिर इसमें दिया गया है
कि मगध 16 महाजनपदों में से एक था, जो कि आधुनिक पटना और गया जिले के अंतर्गत आता था। राजगृह, जो कि आधुनिक राजगीर, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र आधुनिक पटना राजधानी बना था। सोन नदी अमरकंटक से निकलकर पटना में गंगा नदी के दाहिने में मिलती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों कि महाजनपदों में मिलने वाले वलय कूप का उपयोग होता था। तो वलय कूप का उपयोग होता था। इसमें सही उत्तर का चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। तो कपड़े धोने में, जो कि गलत है। सिंचाई में, ये भी गलत है। कूड़ेदान के रूप में, ये सही है। नाली के रूप में, ये भी सही है। तो सी और डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। फिर इसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया दोस्तों कि महाजनपदों में मिलने वाले वलय कूप का उपयोग कूड़ेदान के रूप में, नाली के रूप में होता था। लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा, यमुना, दोआब एवं बिहार में 16 महाजनपदों अस्तित्व में दिखाई देती हैं। इतिहासकार गॉर्डन चाइल्ड्स ने इसे भारत की द्वितीय नगरी क्रांति भी कहा है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भागवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में 4 राज्य अत्यधिक शक्तिशाली थे। इसमें 4 राज्य कौन कौन से थे? तो काशी, कौशल, मगध, वज्जी। ये जो कि तमिल ग्रंथ शिल्पाधिकारम में 3 महाजनपद वत्स्य, मगध, अवंती का उल्लेख मिलता है। इन 16 महाजनपदों में 14 राजतंत्र और 2 वज्जी और मल्ल, ये जो कि 2 क्या थे? गणतंत्र थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक महाजनपद के शासकों द्वारा वसूल किया जाने वाला नियमित कर नहीं है? तो इसका परिवार पर कर, ये जो कि नियमित कर नहीं था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि परिवार पर कर महाजनपद के शासकों द्वारा वसूल किया जाने वाला नियमित कर नहीं था। महाजनपद काल में कर व्यवस्था सुदृढ़ आधार पर आधारित स्थापित थी। करों का बोझ मुख्यतः किसानों पर था। उपज का 6वां भाग के रूप में लिया जाता था। कर संग्राहक करने वाले अधिकारी सबसे प्रधान ग्राम भोजक था, जो कि बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय के अनुसार 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय उपमहाद्वीप में 16 महाजनपदों के उदय की जानकारी मिलती है। कर देने वाले का आधार बाढ़ और शिल्पी और व्यापारी नए करदाता हो गए। महाजनपद काल आते आते चरवाहों पर नियमित रूप से कर लिया जाने लगा था। फिर इसके बाद आता है दोस्तों चैप्टर नंबर 6 है नए विचार। नए विचार से देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के उपदेश के संबंध में सही है? तो आपको बुद्ध के उपदेश के संबंध में कौन सा कथन सही है, इसके बारे में बताना है। तो पहला इसमें दिया गया है दोस्तों कि हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों के परिणाम है, जो कि ये सही है। फिर उसके बाद आता है दूसरा है कि हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं और इच्छाओं की वजह से है, ये भी सही है। तीसरा है एक खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों के उनके उपदेश मानना है और पालन करना आवश्यक था, ये गलत है दोस्तों। ए और बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। ए और बी इसका राइट आंसर है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि कौन से बौद्ध साहित्य में बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों का वर्णन मिलता है? ये विनय पिटक में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों, विनय पिटक में मिलता है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया दोस्तों कि महात्मा बुद्ध का मानना था कि घर का त्याग करने पर सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए इन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ से मिलता है। सूत पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश का संग्रह दिया गया है। अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत का प्रश्नोत्तर के साथ रूप वर्णन किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित स्तूपों में से किस एक को उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया है जहां बुद्ध ने पहली बार उपदेश दिया था? तो ये सारनाथ में दिए थे। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया दोस्तों कि बुद्ध द्वारा दिया गया ज्ञान प्राप्ति के बाद बौद्ध धर्म की स्थापना का प्रयास किया गया था तथा बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए सर्वप्रथम सारनाथ में उपदेश दिया गया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा कांग्रेस नेता मौलाना तथा यहीं पर बौद्ध की संघ की स्थापना की गई थी। बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश
इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि चोल वंश के शासक के दौरान तंजावुर और उरैयूर में कौन से समुदाय के बुनकर मंदिर के झंडों के लिए कपड़े तैयार करते थे? ये तैयार करते थे दोस्तों सलिया। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों, सलिया इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया दोस्तों कि चोल वंश के शासन के दौरान तंजावुर और उयेरूर में सलिया समुदाय के बुनकर मंदिर के झंडे के लिए कपड़े तैयार करते थे। ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में आज भी पाए जाते हैं। चोल राजवंश 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक अत्यंत शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य था। चोल काल में मंदिर शिक्षा के केंद्र थे। कई उद्योगों और शिल्पियों को मंदिरों के कारण आजीविका मिलती थी। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषम जोड़ा है जो कि दार्शनिक परंपरा और संस्थापक में। तो इसमें दिया गया है कि वैशेषिक कणाद, ये जो कि सही है दोस्तों। न्याय गौतम, ये भी सही है। योग पतंजलि, ये भी सही है। वेदांत जैमिनी, ये क्या है, गलत है दोस्तों। तो इसमें दिया गया है इसके एक्सप्लेनेशन में कि वैशेषिक के कणाद संस्थापक है, न्याय के गौतम है, योग के पतंजलि हैं, पूर्व मीमांसा के जैमिनी हैं, वेदांत के वादरायण वेदव्यास हैं और सांख्य के कपिल हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन फर्स्ट दिया गया है और कथन सेकंड दिया गया है। आपको इसमें बताना है कौन सा आंसर सही है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो इसमें पहला दिया गया है दोस्तों कथन। पहले कथन में दिया गया है कि बौद्ध धर्म की एक नई धारा का विकास राजा कनिष्क के शासनकाल में हुआ था, जो कि सही है। पहला कथन इसका सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि बौद्ध धर्म की नई धारा महायान की दो मुख्य विशेषताएं थी। बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों एवं बोधिसत्व में आस्था के माध्यम से दर्शाई जाती है, जो कि ये क्या है, ये गलत है दोस्तों। पहला वाला इसका सही है, दूसरा वाला इसका कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। पहला सही है परंतु दूसरा वाला गलत है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया दोस्तों कि कनिष्क के समय आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म औपचारिक रूप से दो शाखाओं हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म में बढ़ती रूढ़िवादिता महायान के उदय के एक कारण रही। विदेशी शासकों ने बौद्ध धर्म में रुचि दिखाई और बौद्ध धर्म के नियमों को अनुकूलन व सरल बनाने का प्रयास किया। महायान शाखा में बुद्ध के प्रतीक की पूजा का स्थान अब बुद्ध की प्रतिमाओं ने ले लिया। यही कारण था कि व्यापारियों के साथ साथ शासकों द्वारा भी बौद्ध धर्म से संबंधित स्थापत्य कला जैसे स्तूप, विहार, मंदिर आदि को प्रोत्साहन दिया गया। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों कि बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है। ये विनय पिटक में। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही दोस्तों, विनय पिटक में। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया दोस्तों कि बौद्ध धर्म के ग्रंथ विनय पिटक में भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह है। सूत पिटक बौद्ध धर्म की शिक्षाएं तथा अभिधम्म पिटक में दार्शनिक व्याख्याएं की गई हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है कि कौन मानता था कि हमारे कृत्य का परिणाम ही कर्म है। यह बुद्ध के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि महात्मा बुद्ध मानते थे कि हमारे कृत्य का परिणाम ही कर्म है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी यानी कि नेपाल में हुआ था और ये शाक्य वंश से संबंधित थे। गौतम बुद्ध को बिहार के बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे बोधि यानी कि ज्ञानोदय प्राप्त किया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास सारनाथ गांव में दिया था। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है। बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाएं 4 महायान, आर्य सत्र और अष्टांगिक मार्ग की मूल अवधारणा में समाहित हैं। फिर बौद्ध धर्म के सार आत्मज्ञान और निर्माण की प्राप्ति है जिसे इस जीवन में प्राप्त किया जा सकता है। बौद्ध धर्म में कई देवता सर्वोच्च नहीं है, कोई देवता सर्वोच्च इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के विषय में सही है। तो आपको इसमें बताना है कौन सा कथन बुद्ध के विषय में सही है। तो पहला कथन दिया गया, बुद्ध ने अपना
सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जो कि ये सही है। बुद्ध ने अपना उपदेश संस्कृत भाषा में दिया था, ये गलत है। बुद्ध ने लोगों के दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी थी, तो ये भी सही है। फिर उसके बाद आता है इसमें कि बुद्ध मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे वे अच्छे हों या बुरे हों, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। ये भी इसमें क्या है, सही है। तो ए, बी और डी इसका राइट आंसर होगा। ए, बी, डी इसका राइट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला, सॉरी इसमें बी गलत था, ए, सी और डी होगा, ए, सी, डी होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया दोस्तों कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्यगढ़ के मुखिया थे। इनकी माता का नाम माया देवी था तथा इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया तथा 6 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात इनको वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वह बुद्ध कहलाए। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए थे। फिर इसके बाद आता है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था। बुद्ध लोगों के प्रति दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के भी आदर करने का शिक्षा दी थी। बुद्ध मानते थे कि हमारे कर्मों का परिणाम चाहे अच्छे हो या बुरे हो, वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से ए और आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। अभिकथन ए दिया गया है और कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए में कहा जा रहा है कि महावीर और बुद्ध दोनों ने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए घरों के त्याग पर बल दिया, जो कि ये सही दोस्तों। कारण आर में कहा जा रहा है कि उनका मानना था कि संघ में रहने के लिए अपने घरों का त्याग करने वाले ही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है, तो ये भी सही है। अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है, दोनों इसका सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही दोस्तों। फिर इसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया दोस्तों कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध एवं जैन धर्म के स्वामी महावीर दोनों ने ज्ञान प्राप्ति के लिए गृह त्याग किया था। उनके अनुसार संघ के नियमों के अनुसार सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने के लिए सांसारिक मोह माया को त्यागना आवश्यक होता था। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों कि गुरु नानक द्वारा बनाए गए शुरुआती पवित्र स्थान को किस नाम से जाना जाता था। ये धर्मशाला, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों, धर्मशाला के नाम से जाना जाता था। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया दोस्तों कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक द्वारा बनाए गए शुरुआती पवित्र स्थान को धर्मशाला के नाम से जाना जाता था। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है कि वे बौद्धों को और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्त का मार्ग बताते थे। उपरोक्त विशेषता किससे संबंधित है। ये नैनार और अलवार से। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही दोस्तों, नैनार और अलवार इसका राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया दोस्तों कि नैनार और अलवार बौद्ध और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्त का मार्ग बताते थे। शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी केरल में हुआ था, जो अद्वैतवाद के समर्थक थे। इनके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक हैं। इसके एक्सप्लेनेशन में और कहा जा रहा है कि रामानुज का जन्म 11वीं शताब्दी तमिलनाडु में हुआ था। ये अलवार संतों से प्रभावित थे। अलमतमा प्रभु और अक्कम महादेवी द्वारा वीर शैव आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। ये सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। फिर उसके बाद आता है कि नरमपंथी, नामपंथी, सिद्ध और योगी ये समूह नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय थी। इन्होंने संसार से परित्याग करने का समर्थन किया। योगासन, प्राणायाम, चिंतन, मनन पर बल दिया था। क्वेश्चन नंबर 13 है कि जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह वे अपना वर्ण, क्षेत्र, परिवार सब त्याग देते हैं। यह उदाहरण किस ग्रंथ से लिया गया है। ये बौद्ध ग्रंथ से। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही दोस्तों, बौद्ध ग्रंथ से लिया गया है। इसके एक्सप्लेनेशन में कहा जा रहा है कि जिस तरह महासागरों के मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी अपना वर्ण, क्षेत्र भी और परिवार सब त्याग देते हैं। यह प्रसिद्ध उदाहरण बौद्ध ग्रंथ से
संबंधित है। संघ में प्रवेश लेने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास शामिल थे। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुड़ियों के लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले ये उन लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाले शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्र में भी फैल गया। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों कि जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो कि हमें हमेशा पूरा नहीं हो सकती है के कारण होता है। उपरोक्त दीक्षा किसने दी थी? ये गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया दोस्तों कि जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमारा पूरा नहीं हो सकती है के कारण होता है। यह दीक्षा गौतम बुद्ध द्वारा दी गई। कभी कभी हम चाहते तो वह प्राप्त करने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं एवं और अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में शाक्य नामक क्षत्रिय कुल में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन, जो कि ये कपिलवस्तु के निवासी राजा और गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे। उनकी माता माया देवी थी और ये कौशल की राजकुमारी थी। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन संदर्भ के बारे में सही है? तो जैन धर्म के बारे में इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 15 में तो महावीर की शिक्षाएं 1500 ईस्वी पूर्व पल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला यही इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। फिर इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया दोस्तों कि यद्यपि महावीर की शिक्षाएं एक लंबे कालखंड तक मौखिक चलती रही हैं, लेकिन कालांतर में 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी में महाविहार की शिक्षाओं का संकलित किया गया। जैन धर्म का सर्वाधिक हिंसा पर बल देने के कारण किसानों द्वारा इसका पालन करना कठिन था। महावीर की शिक्षाएं हिंसा, अपरिग्रह और अनेकांतवाद पर आधारित था। महावीर ने अपना उपदेश अष्टांगिक मार्ग में अर्धमगधी में भाषा में दिया है। तो महावीर ने अपना उपदेश किस में दिया है? तो ये अर्धमगधी भाषा में दिया है। तो हम लोगों ने आज इसके बाद हम लोग प्रथम साम्राज्य के बारे में चैप्टर नंबर 7 से पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करें। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।